Very good. Yesterday we have started with Contract Act, the special contracts we have started discussing. एंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में कल हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी कंप्लीट किया जिसमें दो ही सेक्शंस है, सेक्शन 124, 125. सबको वो क्लियर है? एक 124 डेफिनेशन को लेकर है, 125 राइट्स को लेकर है. फिर उसमें एग्जांपल देखा है, उसका एक्सेप्शन देखा है, पार्टीज देखा है, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसा है वो देखा है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का डिस्कशन स्टार्ट किया जिसमें गारंटी कैन बी ओरल और इन राइटिंग देखा है. गारंटी कॉन्ट्रैक्ट के तीन पार्टीज के बीच में होगा वो देखा है. तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो भी देखे. गारंटी के फॉर्म्स में 3 फॉर्म्स आते हैं. गारंटी के टाइप्स में 2 टाइप्स आते हैं, एक है स्पेसिफिक, एक है कंटिन्यूअस. स्पेसिफिक रिवोक नहीं हो सकता है, कंटिन्यूअस गारंटी रिवोक हो सकता है. फिर हमने वो देखा था कि कंटिन्यूअस गारंटी रिवोक होता भी है तो वो कौन से ट्रांजैक्शंस के लिए होगा? सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस के लिए होगा. प्रीवियस ट्रांजैक्शंस के लिए कंटिन्यूअस गारंटी रिवोक नहीं होगा. फिर हम देखा कि एक श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज कब होगा, जिसको लेकर कल हमने लास्ट चार्ट ड्रॉ किया है. देखो स्क्रीन पर आप देखोगे वो जो चार्ट हमने ड्रॉ किया है, श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज कब होता है. उसमें पहला पॉइंट क्या है? बाय रिवोकेशन. बाय रिवोकेशन मतलब क्या? श्योरिटी की लायबिलिटी विड्रॉ कब होगी? अगर उसका डेथ हो गया या उसने क्रेडिटर को नोटिस दिया. इन दोनों केस में कंटिन्यूअस गारंटी होगी तो रिवोक होगी. नंबर 3 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नोवेशन होता है. व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नोवेशन? ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड एंड न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड, जिसके अंदर श्योरिटी की लायबिलिटी क्या होती है? डिस्चार्ज हो जाएगी, बिकॉज जो भी नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो श्योरिटी के कंसेंट के बगैर हुआ है. फिर हमने देखा था श्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज होने का सेकंड पॉइंट जो लिखा है, बाय इम्प्रॉपर कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर टुवर्ड्स श्योरिटी. इस हेडिंग का मतलब क्या हुआ? क्रेडिटर ने श्योरिटी के प्रति जो बिहेवियर है वो प्रॉपर बिहेवियर नहीं किया है, इसलिए श्योरिटी की लायबिलिटी क्या हो रही है? डिस्चार्ज हो रही है. अब ये डिस्चार्ज कैसे होगी उसको लेकर कल हमने 5 पॉइंट्स लिखे ना, जिसमें पहला पॉइंट क्या लिखा है? व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट रिटन? व्हेन द प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर एंटर इनटू वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी. देखो प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर के बीच में कुछ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएशन हो रहा है, वेरिएशन. और ये जो भी वेरिएशन हो रहा है इसमें श्योरिटी का कंसेंट नहीं है. लेट अस अंडरस्टैंड दैट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. ये पॉइंट्स तो हमने कल लिखे थे. कोई लिखेगा नहीं, पहले स्क्रीन पर देखेगा. जल्दबाजी मत करो लिखने की, पहले समझ लो फिर लिखो तो मजा आएगा आपको. वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल मैं यहां पर बता रहा हूं आपको. इस एग्जांपल में एक्स इज अ प्रिंसिपल डेटर. एक्स ने एक बैंक से लोन लिया है. लोन कितना है बोलो? 10 लाख का लोन है. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12% पर annum. कितने साल में रीपे करना है? 5 इयर्स में रीपे करना है. एक्स प्रिंसिपल डेटर है, वाई क्रेडिटर है. एंड बैंक ने एक्स से जो श्योरिटी लिया है, श्योरिटी का नाम कौन है? वाई. वाई एक्स के उस लोन के लिए श्योरिटी है. नॉर्मल ट्रांजैक्शन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का, 3 पार्टीज है. 1 साल बाद अब देखो व्हाट हैपेंड आफ्टर 1 ईयर. एक्स बिकेम फाइनेंशियली एम्बेरेस्ड, मतलब एक्स की फाइनेंशियल पोजीशन वीक हो गई. एक्स जाता है बैंक के पास और बैंक को कहता है प्लीज मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करो बिकॉज माय फाइनेंशियल पोजीशन इज नॉट दैट गुड दैट आई कैन अफोर्ड अ 12% पर एनम इंटरेस्ट. बैंक एक्स के फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए, बैंक को तो अपना प्रिंसिपल बड़ा प्यारा है. बैंक ये सोचती है कि अगर हम इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं करते तो आगे जाके डिफॉल्ट कर सकता है. लेट अस हेल्प हिम. बैंक उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% से घटाकर 10% पर एनम कर देती है. अब ये जो कुछ भी 10% पर एनम किया है बैंक ने, बैंक एक्स की कौन थी? क्रेडिटर. एक्स वाज द प्रिंसिपल डेटर. प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे लोन के वो 12% के थे, जो घटकर अब कितने हुए? 10% हुए. ऐसा वेरिएशन करने से पहले बैंक ने क्या करना चाहिए था? श्योरिटी वाई का कंसेंट लेना चाहिए था. बट अगर बैंक ने कंसेंट नहीं लिया है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को 10% करने के लिए, अब 1 साल बाद 10% हो गया है और इन फ्यूचर अगर एक्स डिफॉल्ट कर दे ईएमआई के लिए, लोन इंस्टॉलमेंट के लिए, तो बैंक वाई को लायबल नहीं कर सकती है. बिकॉज वाई बैंक को बोलेगा देयर वाज अ वेरिएशन इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच यू हैव डन विद द प्रिंसिपल डेटर एंड यू हैव नॉट टेकन माय कंसेंट. तो जिस दिन से वेरिएशन हुआ है, उस दिन से वाई डिस्चार्ज हुआ है. मतलब वेरिएशन होने से पहले का जो लायबिलिटी था उसके लिए वाई लायबल होगा. 1 साल तक
वेरिएशन हुआ नहीं था, मतलब एक साल का अगर कोई इंटरेस्ट रेट आउटस्टैंडिंग होगा, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग होगा, उसके लिए वाई लायबल होगा, बट एक साल के बाद के लिए वाई लायबल नहीं होगा। आई होप इट इज सिंपल, सबको समझा है? आपके नोट्स में हेडिंग दो सब लोग, वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो आपने कल लिखा है ना डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी वाला पॉइंट, अब डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी वाला पॉइंट लिखा है, उसी के नीचे आप नेक्स्ट हेडिंग दोगे पॉइंट एग्जांपल्स कहते हुए, जो हमने लिखा है थियरी उसी का एग्जांपल हम लिख रहे हैं, एग्जांपल कहते हो, और ये फर्स्ट लिखो हेडिंग वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसका एग्जांपल ड्रॉ करो। यस, हो गया सबका? पहला एग्जाम्पल सबको समझा है? एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है? श्योरिटी वाई इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी फ्रॉम द डेट ऑफ वेरिएशन इन इंटरेस्ट रेट, मतलब एक साल बाद वाई डिस्चार्ज हो गया। अरे ये सुनो, बढ़ू मैं आगे? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट आप लिखो आपके नोट्स में, एवरीवन जिनका हो गया है, रिलीज। आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, रिलीज ऑफ द प्रिंसिपल डेटा release of the principal debtor by the surety, by the surety। इस हेडिंग का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस हेडिंग? प्रिंसिपल डेटर को श्योरिटी ने क्या कर दिया है? रिलीज कर दिया है, और जब श्योरिटी रिलीज कर रहा है उस केस में क्या होगा? लेट अस अंडरस्टैंड। क्योंकि श्योरिटी, सॉरी, रिलीज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, just make a correction, release of the principal debtor will release the surety, ऐसे लिखो, release of the principal debtor will discharge the surety, it's my mistake, will discharge the surety, release of the principal debtor will discharge the surety। मतलब प्रिंसिपल डेटर रिलीज हो गया है तो श्योरिटी क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। लेट अस अंडरस्टैंड दैट एग्जांपल। लिखा है सबने हेडिंग?
अब एग्जाम्पल में आ जाओ, डोंट कॉपी द एग्जाम्पल अनलेस अनटिल आई से। कुछ स्टूडेंट है ना फिर भी बहुत अपने आप को प्रोएक्टिव समझते हैं, प्रोएक्टिव, एक्टिंग इन एडवांस, सर से पहले मैंने कंप्लीट कर दिया, कोई मेडल नहीं मिलेगा। ध्यान दो, सिर्फ पहले समझ के लिखोगे तो ज्यादा मजा आएगा। यहां पर एफ एक फार्मर है और जेड जमींदार है। जेड जो जमींदार है उसकी काफी एग्रीकल्चरल लैंड है, बहुत ज्यादा। एफ को काम की जरूरत है, एफ फार्मर है, वो एफ जेड के पास जाता है, कहता है देख मैं तुम्हारे फार्म में जो तुम्हारे एग्रीकल्चर लैंड ऐसी ही है वहां पर मैं क्रॉप्स ग्रो करता हूं, अच्छे से क्रॉप्स ग्रो करूंगा, तुम मुझे कुछ दे देना, शेयर इन प्रॉफिट्स, तुम कुछ रख लो। जेड कहता है एफ को क्या गारंटी कि तुम अच्छे क्रॉप्स ग्रो करोगे? एफ कहता है तुम चाहो तो ए को पूछ सकते हो, ए के पास ऑलरेडी मैं उसके फार्म में काम कर चुका हूं और ए का भी मैंने काम किया है, तुम पूछो। जेड ए को पूछता है, ए कहता है यस यस एफ काफी अच्छा काम करता है, ही इज अ वेरी गुड फार्मर, तुम चाहो तो बेशक उसके एग्रीकल्चर लैंड उसे दे सकते हो, मैं उसका गारंटी लेता हूं। अब जेड कहता है अगर तुम गारंटी ले रहे हो एफ की, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एफ और जेड के बीच में एग्रीमेंट हो गया जिसके तहत क्या लिखा है वहां पर पढ़ो, क्या लिखा है? एफ विल ग्रो क्रॉप्स ऑन जेड्स लैंड प्रोवाइडेड जेड सप्लाइज एफ विथ वाटर टू ग्रो क्रॉप्स। बट नेचुरल ना, लैंड जेड का है बट जेड के लैंड पर क्रॉप्स ग्रो करने के लिए जेड एफ को क्या सप्लाई करने वाला है? पानी, वाटर सप्लाई करने वाला है। एग्रीमेंट हो चुका है, डील इज डन। एफ जेड की क्रॉप्स लैंड पर क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाता है क्योंकि जेड एफ को पानी सप्लाई नहीं करता है। अब जेड एफ को पानी सप्लाई नहीं करता है और इसके कारण एफ क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाता है, तो क्या जेड एफ को लायबल कर सकता है? नहीं, क्योंकि जेड ने अपना एक्ट और ओमिशन किया है, जो क्रिएटर का ड्यूटी था क्रिएटर ने अपना ड्यूटी निभाया नहीं है, इसके कारण प्रिंसिपल डेटा को रिलीज कर दिया है, प्रिंसिपल डेटा रिलीज हो गया है। अब क्रिएटर ने अपना ड्यूटी ना निभाने से प्रिंसिपल डेटा रिलीज हो गया तो ऑटोमेटिकली कौन डिस्चार्ज हो गया? श्योरिटी। रीजन हमने देखा है श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटा का लायबिलिटी कैसे है? को एक्सटेंसिव है, सिमिलर है। अगर प्रिंसिपल डेटा डिस्चार्ज हो गया, रिलीज हो गया तो ऑटोमेटिकली श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो गया। इस केस में अलग से ए को डिस्चार्ज करने की जरूरत नहीं है। कॉपी दैट, जो अपने हेडिंग दिया है, release of principal debt will discharge the surety. Copy it. हो गया सबका? उसके नीचे आप लिखो, एवरीवन राइट डाउन ओवर देयर बिलो, if Z fails to supply water to F, then F, the farmer, is released from his liability and hence A the surety, बोलो, is also, अरे बोलो ना,
discharged. A the surety is also discharged. क्योंकि F ने फेलियर किया है, सॉरी Z ने फेलियर किया और F रिलीज हो गया, तो ऑटोमेटिकली A भी डिस्चार्ज हो गया. सब कुछ समझ आया क्या? देखो हम इम्प्रॉपर कंडक्ट ऑफ क्या देख रहे हैं? इम्प्रॉपर कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर टुवर्ड्स द प्रिंसिपल डेटर. आपके उस चार्ट में आ जाओ जहां पर हम ये लिख रहे थे. इस डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी में हमने पॉइंट नंबर 1 का एग्जांपल देख लिया, पॉइंट नंबर 2 का देख लिया. 2 में क्या लिखा है वहां पर? क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स प्रिंसिपल डेटर, देख लिया ना. अब पॉइंट नंबर 3 पढ़ो, वहां पर वहीं पर पढ़ो. पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा है? ऑन वेरिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, क्या लिखा है? श्योरिटी डिस्चार्ज एब्सोल्युटली. अरे सर, थर्ड में और फर्स्ट में फर्क क्या है? फर्स्ट में वेरिएशन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था और यहां पर वेरिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. व्हाट इज द डिफरेंस? लिसन केयरफुली. प्रिंसिपल डेटर, मैं आपको यहीं पर जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं, एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ देखो. प्रिंसिपल डेटर एक्स था और क्रेडिटर जेड था. जेड ने एक्स को कह दिया, देख हमारे कॉन्ट्रैक्ट के तहत मुझे श्योरिटी की जरूरत है, तुम्हें मुझे श्योरिटी देना पड़ेगा. अगर तुम मुझे श्योरिटी देते हो तो ध्यान रखो, अगर तुम डिफॉल्ट भी करते हो तो मेरे पास ऑप्शंस क्या है? एक तो मैं तुम्हें स्यू कर सकता हूं या क्रेडिट श्योरिटी से रिकवर कर सकता हूं. हर बार अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है, क्रेडिटर के पास ऑप्शन होता है प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ सूट फाइल करे या श्योरिटी से रिकवर करे. जेड वाई एक्स को कहता है, देख अगर तू डिफॉल्ट करेगा तो मैं तुझे स्यू नहीं करूंगा, मैं श्योरिटी से रिकवर करूंगा, बट तू मुझे श्योरिटी दे दे. नंबर 1. और एक पॉइंट बोलो, अगर तू डिफॉल्ट करता है तो मैं तुझे एक्स्ट्रा मोहलत भी दे दूंगा पे करने के लिए, डर मत, तू आगे बढ़ कॉन्ट्रैक्ट में, कोई दिक्कत नहीं. एक्स जेड के कहने पर वाई को श्योरिटी कहते हुए अपॉइंट करता है, जो जेड को एक्स के बिहाफ पर श्योरिटी देता है. कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंटर्ड. वाई कौन है? श्योरिटी, एक्स प्रिंसिपल डेटर, जेड क्रेडिटर. कुछ महीने भर बाद वाई को पता चलता है कि एक्स और जेड में ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत जेड ने एक्स को प्रॉमिस किया है कि वो कभी भी एक्स को स्यू नहीं करेगा अगर एक्स डिफॉल्ट करे, और जरूरत पड़े तो उसे एक्स्ट्रा टाइम भी देगा. अब वाई को ये वेरिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में 1 महीने बाद पता चला है. अगर ये कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ उस वक्त पता होता तो वाई ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता. वाई जेड के पास जाता है और जेड को कहता है, तुमने एक्स के साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट किया हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है? जेड को एक्सेप्ट करना पड़ता है. जेड कहता है हाँ हम लोगों में एग्रीमेंट है. वाई कहता है ये एग्रीमेंट तुम्हारा डे 1 से है, डे 1 से तुम्हारा एग्रीमेंट है, मतलब तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट था, देयर इज वेरिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट बताया गया है उस कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा तुम लोगों ने कोई डिस्क्लोज मुझे किया नहीं, आज मुझे पता चल रहा है, मतलब तुम्हारे में प्रिंसिपल डेटर एक्स में और जेड में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें वेरिएशन जो था वो डे 1 से था. भले ही वाई को 1 महीने बाद पता चला है वेरिएशन डे 1 से था, तो इन दैट केस वाई विल बी डिस्चार्ज एब्सोल्युटली, मतलब वाई डे 1 से डिस्चार्ज है. वो कहता है क्या? यहां पर वेरिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही ऐसा वेरिएशन था जिसके बारे में श्योरिटी को पहले दिन से अंधेरे में रखा गया था. और ये सुनो, अगर श्योरिटी ये साबित कर देगा श्योरिटी कंप्लीटली डिस्चार्ज होगा. पहले एग्जाम्पल में क्या हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट जब एंटर हुआ तब वेरिएशन नहीं था. पहले एग्जाम्पल में कॉन्ट्रैक्ट जब एंटर हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% ही था. अरे यस सुनो, उस वक्त सब सही था. पहले एग्जाम्पल में वेरिएशन द टर्म्स एंड कंडीशंस कब हुआ है? 1 साल बाद. तो 1 साल बाद टर्म्स एंड कंडीशंस में वेरिएशन हुआ है, बट यहां पर तो डे 1 से वेरिएशन था. एग्जाम में क्वेश्चन आता है वेरिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, बोलो श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज एब्सोल्युटली. आपको कहना है करेक्ट. वेरिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो एब्सोल्युटली डिस्चार्ज है, बट वेरिएशन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो श्योरिटी विल डिस्चार्ज आफ्टर द वेरिएशन द टर्म्स. दो शब्दों के बीच में डिफरेंस समझ रहे सबको? देखो 19-20 का फर्क है, बट देयर इज ह्यूज डिफरेंस. आई होप इट इज क्लियर. दोनों में श्योरिटी डिस्चार्ज हो रहा है, बट पहले केस में टर्म्स एंड कंडीशंस के वेरिएशन के बाद हो रहा है, तीसरे केस में एब्सोल्युटली हो रहा है. अरे यस और नो? दैट इज पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 4 क्या लिखा है? पढ़ो सब, बोलो. क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स, क्या लिखा है? श्योरिटी. नाउ व्हाट इज दैट? अरे पॉइंट नंबर 2 से ये अलग कैसे है? पॉइंट नंबर 2 में क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स क्या था?
प्रिंसिपल डेटर था, अब किसके प्रति है? श्योरिटी के प्रति है। मतलब क्रेडिटर ने अब अपना फर्ज और कर्तव्य जो श्योरिटी के प्रति था वो नहीं निभाया। लेट अस अंडरस्टैंड अगेन, ये एग्जाम्पल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड करो, सिर्फ हर एक पॉइंट कुछ ड्रॉ नहीं करना होता है, ध्यान दो। एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं मैं, पी जो है वो एक प्रिंसिपल डेटर है, आर क्रेडिटर है, क्यू उसका श्योरिटी है। पी ने इस आर से 2 करोड़ का लोन लिया है जो 5 साल में रीपे करना है, ठीक है। मुझे बोलो प्रिंसिपल डेटर को श्योरिटी लायबल कब करेगा? जब प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करेगा और श्योरिटी क्रेडिटर को पे करेगा, उसके बाद श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर को लायबल करेगा। जब तक प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट नहीं करता है, श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर को लायबल नहीं कर सकता है। पी ने लोन लिया 2 करोड़ का, लोन का पहला इंस्टॉलमेंट पी ने पे कर दिया, दूसरा इंस्टॉलमेंट का डेट आने से पहले क्यू को पता चला है, श्योरिटी को, ये पी हो सकता है देश छोड़कर भाग जाए। क्यू श्योरिटी के पास पक्की खबर आई है कि पी देश छोड़कर भाग सकता है, बट क्यू इस केस में पी को रोक नहीं सकता। क्यू पी को रोक क्यों नहीं सकता है? बिकॉज अभी तक पी ने कोई डिफॉल्ट किया नहीं है, तो क्यू पी को रोक नहीं सकता है। अरे यार सुनो, क्यू और पी के बीच में, प्रिंसिपल डेटा और श्योरिटी के बीच में इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कब एंटर होगा? प्रिंसिपल डेटा के डिफॉल्ट पर। बट पी को, मतलब प्रिंसिपल डेटा को लोन दिया किसने? आर ने, क्रेडिटर ने। आर तो रोक सकता है ना। अरे यार सुनो, क्यू गया आर के पास और आर को कह दिया, देख भाई मेरे पास पक्की खबर है, हो सकता है पी देश छोड़कर भाग जाए, मेरे पास खबर है अगले 1 हफ्ते में वो भाग सकता है। आर को क्यू कहता है तुम जल्द से एक्शन लो, प्रिवेंटिव एक्शन लो, पी को जाने से रोको। आर क्यू की बातों को लाइटली लेता है, सीरियसली लेता नहीं है। 10 दिन बाद खबर आती है पी देश छोड़कर भाग गया। आने वाला इंस्टॉलमेंट पर पी का डिफॉल्ट होता है। आर जाता है क्यू के पास, बोलता है देख पहला इंस्टॉलमेंट तो पी ने दिया था, अब इंस्टॉलमेंट पी ने नहीं दिया है, ही हैज डिफॉल्टेड, तुम मुझे पे करो। क्यों बोलेगा ना ना मुन्ना ना, बिकॉज जब मेरा तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हुआ था, मैं तुम्हारे पास आया था और मैंने तुमको कहा था कि तुम पी को रोको, तुमने अपना ड्यूटी और फर्ज जो मेरे प्रति था वो निभाया नहीं। तुमने वक्त पर अगर वो एक्शन लिया होता तो आज मेरा भी जो रेमेडी था, अगर मैं तुमको पे करता हूं तो मैं पी से रिकवर कर सकता हूं। ये जो रेमेडी मेरे पास अवेलेबल था वो मैं एनफोर्स कर पाता। तुमने वक्त पर एक्शन ना लेने से मेरा जो राइट और रेमेडी है वो हैम्पर हो गया है, वो डैमेज हो गया है। तो इसलिए तुमने अगर तुम्हारा फर्ज मेरे प्रति निभाया नहीं है तो मैं तुमको लायबल नहीं हूं, बिकॉज द क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन टुवर्ड्स द श्योरिटी विल डिस्चार्ज द श्योरिटी। अरे सुनो, श्योरिटी यहां पर डिस्चार्ज क्यों हुआ? बिकॉज क्रेडिटर ने वक्त पर एक्ट किया होता तो श्योरिटी का जो रेमेडी और एक्शन है प्रिंसिपल डेटा के प्रति वो डैमेज नहीं होता। सबको समझ रहा है? दैट इज इट। लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ पढ़कर समझना है। हर चीज की एग्जांपल नहीं होती, जहां पर होगा मैं आपको बोल रहा हूं लिखने के लिए। आई होप इट इज क्लियर। कितने पॉइंट्स देखे इम्प्रॉपर कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर में अभी तक? 4। 5वां पॉइंट क्या लिखा है? हाँ, लॉस ऑफ सिक्योरिटीज बाय क्रेडिटर, लॉस ऑफ सिक्योरिटीज। तो आप उसके लिए एग्जांपल लिख लो आपके नोट। पॉइंट नंबर 5 लिखो। आपने फर्स्ट सेकंड लिखा था ना, 5 क्यों लिखोगे? पॉइंट नंबर 5 का है ना, तो हेडिंग दो लॉस ऑफ सिक्योरिटीज बाय क्रेडिटर। सिक्योरिटी का मतलब क्या है? असेट। मतलब डेफिनेटली क्रेडिटर से किसी सिक्योरिटी और असेट का क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। अगर क्रेडिटर से कोई असेट का नुकसान हुआ है तो श्योरिटी उसके लिए डिस्चार्ज कैसे होगा? सी ऑन द स्क्रीन, डोंट राइट फर्स्ट, नाउ अंडरस्टैंड। फर्स्ट अंडरस्टैंड लॉस ऑफ सिक्योरिटीज बाय क्रेडिटर। लिसन, हमारे इस एग्जाम्पल में ए कौन है? सब लोग बोलेंगे ए कौन है? प्रिंसिपल डेटर है। वर्चुअल स्टूडेंट भी बोलो, देखो मत बोलो। देन सी कौन है? क्रेडिटर। बी कौन है? एवरीवन एग्रीज? बी श्योरिटी है। वेरी गुड। सी को ए को जो बिजनेस लोन दिया है सी ने, कितना दिया? 5 लाख का। उसके बदले में बी का श्योरिटी मिला है। साथ ही साथ ए ने सी को एक कोलैटरल सिक्योरिटी दिया है। कोलैटरल मतलब एडिशनल। ए ने अपने लोन रीपेमेंट के लिए बी का श्योरिटी तो दिया है, साथ ही साथ ए ने एक एडिशनल सिक्योरिटी दिया है। और एडिशनल सिक्योरिटी क्या दिया? गुड्स। जब सी ने कहा
कि मुझे तुम कोलेटरल सिक्योरिटी भी दो, तो ए ने अपने गुड्स भी दिए सी को, बी का श्योरिटी तो है, साथ ही साथ ए के गुड्स भी है जो सी के पास है। गुड्स का वैल्यू कितना है? 5 लाख जो सी के पास है। अब अगर ए डिफॉल्ट करे तो सी के पास क्या क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन ए को स्यू करे, दूसरा ऑप्शन गुड्स को बेचे, तीसरा ऑप्शन श्योरिटी से रिकवर करे। सी के पास इतने ऑप्शंस है। जो ए के गुड्स है सी के पास, सी उन गुड्स की प्रॉपर केयर नहीं ले पाता है, मैच्योरिटी पर ए डिफॉल्ट कर देता है। सी के गुड्स का प्रॉपर केयर ना लेने से गुड्स की जो वैल्यू है वो 5 लाख की जगह हो जाती है 3 लाख। कितनी होती है? 3 लाख। सी देखता है ए ने डिफॉल्ट कर दिया है, ए से तो 5 लाख आना था, गुड्स का मैंने ध्यान नहीं लिया है, 3 लाख ही आ रहा है। सी जाता है श्योरिटी के पास, श्योरिटी विल बी लायबल टू सी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 3 लाख। जो 2 लाख का नुकसान हुआ है सिक्योरिटीज का, उतना अमाउंट के लिए श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो गया। क्यों? सुनो, जब ए के सिक्योरिटी का सी ने प्रॉपर केयर नहीं लिया, 5 लाख के गुड्स का वैल्यू 3 लाख हो गया प्रॉपर केयर ना लेने से, तो ए की लायबिलिटी सी के प्रति उतने से कम हो गई, और ए की लायबिलिटी कम हो गई तो ऑटोमेटिकली श्योरिटी की लायबिलिटी उतने के लिए डिस्चार्ज हो गई। बिकॉज श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटा का लायबिलिटी कैसे है? को एक्सटेंसिव है, वो गलतेगा। कहानी में ट्विस्ट। सी ए के जो गुड्स है वो बेच देता है, वो बेच के 3 लाख रिकवर कर लेता है। अब बचे हुए 2 लाख के लिए वो बी के पास जाता है। क्या बी लायबल है? नहीं, बी डिस्चार्ज है। व्हाई? बिकॉज इन दैट केस बी बोलेगा भाई तुमने 5 लाख दिया था, बट गुड्स का प्रॉपर केयर ना लेने से उस गुड्स से आया कितना? 3 लाख। तो ऐसे केस में हम तो मानेंगे गुड्स से 5 लाख ही आया। यस और नो? तुम्हारी वजह से 2 लाख का जो लॉस हुआ है वो तुम्हें बेयर करना है, ना ही वो प्रिंसिपल डेटा बेयर करेगा, ना ही मैं बेयर करूंगा। आई होप इट इज क्लियर। कहानी में और एक ट्विस्ट। ए के डिफॉल्ट होने पर सी बी के पास जाता है, बी के पास जाता है, ठीक है। बी से रिकवर कितना कर पाएगा? 3 लाख। बी ने 3 लाख सी को दे दिया। क्यों? बिकॉज गुड्स का वैल्यू 5 से 3 हुआ था, बी ने सी को 3 लाख दे दिया। अब बी ने सी को जैसे 3 लाख दे दिए, सी के ड्यूज तो कंप्लीट हो गए। सी के पास जो ए के गुड्स थे सिक्योरिटी में, अब सी को किसे देने पड़ेंगे? बी को देने पड़ेंगे। किसको देने पड़ेंगे? बी को। बी के पास वो सिक्योरिटी पर राइट आ जाएगा, बिकॉज हम आगे देखेंगे बी जो श्योरिटी था अब वो प्रिंसिपल डेटा का नया क्रेडिटर बन गया है। ए का नया क्रेडिटर कौन बन गया है? बी। और जो पुराना क्रेडिटर था सी, उसके डेब्ट्स डिस्चार्ज हो गए, और इसलिए हम इसे कहते हैं द श्योरिटी on payment of the debt of the creditor will step into the shoes of creditor. Surety will step into the shoes of creditor. मतलब उस creditor के जूते अब कौन पहनेगा? Surety। और creditor जूते निकाल के उसको दे देगा। ये लॉ का वर्ड है, step into the shoes of creditor। सबको समझ आएगा? मैंने एक पॉइंट में आपको कई पॉइंट बता दिए, बट हम ये पॉइंट क्या देख रहे थे कि क्रेडिटर से अगर प्रिंसिपल डेटा के कोई सिक्योरिटीज का लॉस हुआ है, जितना लॉस हुआ है उतने अमाउंट के लिए श्योरिटी डिस्चार्ज है। तो आप ये एग्जाम्पल कॉपी करो। कोलैटरल का मीनिंग दिया मैंने एडिशनल। डरो मत, कॉपी करो। आप प्रॉपर्ली ध्यान देकर लिखो, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। समझ समझ के समझ को लिखो। समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे
मेरी समझ में वो ना समझ है, ये भी आपको समझा, बहुत अच्छी बात है, कुछ तो आपको समझे। कुछ तो उनको पल्ले नहीं पड़ता, क्योंकि वो आधे क्लास में आधे क्लास के बाहर होते हैं। और खास करके वर्चुअल स्टूडेंट्स, क्योंकि कभी हाथ में चिप्स होंगे, बिस्किट होगा, मोबाइल का व्हाट्सएप ऑन होगा, व्हाट्सएप ऑन होता है ना कई बार, फिर वो मल्टीटास्किंग करते हैं। करो मत, पाप लगेगा, ध्यान दो। और पनिश कौन करेगा आपको? इंस्टीट्यूट। मुझे पनिश करने की जरूरत है क्या? नहीं। If the creator loses or parts with the security, parts मतलब क्या? बेच देता है अगर क्रिएटर उस सिक्योरिटी को, तो जितने का लॉस हुआ है या जितना बेच के उसने रिकवर किया है उतने अमाउंट के लिए श्योरिटी क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। श्योरिटी का कंसेंट हो या ना हो, वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ध्यान दो। श्योरिटी इज डिस्चार्ज टू दैट एक्सटेंट। श्योरिटी इज डिस्चार्ज टू दैट एक्सटेंट। सबको समझा है? पक्का? और अगर क्रेडिटर श्योरिटी से रिकवर करता है तो जो सिक्योरिटी है वो किसको पास ऑन होगी? श्योरिटी। इसको हम कहते हैं राइट ऑफ श्योरिटी। क्या कहते हैं? राइट ऑफ श्योरिटी। बाद में लिखेंगे हम। यस, सो द सेकंड पॉइंट, इम्प्रॉपर कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर टुवर्ड्स श्योरिटी के 5 पॉइंट्स, पांचों देख लिए? अरे देखे कि नहीं? ओके, वी गो टू द थर्ड पॉइंट। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इट। डाउट्स मन में रखो मत, मैं आपको बोल रहा हूं रीजन। हम आगे जाकर जब क्वेश्चन देखेंगे ना, इनके ऊपर सारे, आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर मन में कोई डाउट आ भी रहा होगा तो उसको लगाम दो, कोई डाउट नहीं रहेगा। पेशेंस इज द की, ध्यान दो, क्योंकि आप ये पहली बार पढ़ रहे हो, मैं आपको ये कम से कम 70-80 बार पढ़ा चुका हूं, सो डाउट नहीं रहेगा, ध्यान दो। बढ़ते हैं थर्ड एरो की तरफ। थर्ड एरो में क्या लिखा था? अरे बोलो ना। इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो एंटर हुआ वही इनवैलिड हुआ है। जिसमें पहला एग्जांपल क्या दिया है? पहला पॉइंट, फ्रॉड ऑब्लिक मिस रिप्रेजेंटेशन। मतलब अगर प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो ठीक है, बट अगर क्रेडिटर ने श्योरिटी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंटर किया था उसमें क्रेडिटर ने कोई फ्रॉड किया है या मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, ऐसे केस में श्योरिटी क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। बिकॉज जब फ्रॉड होता है, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, पार्टी नॉट एट फॉल्ट कैन रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। फ्रॉड के केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है ना, मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में भी वॉइडेबल होता है। अरे पता है कि नहीं? इसका एग्जाम्पल देख लो, तसल्ली कर लो। ये भगवान, ये क्या है? सुनो, एक्स कौन है? एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई प्रिंसिपल डेटर है। एक्स किसके पास काम कर रहा था? ए के पास काम कर रहा था। और एक्स ए के पास काम करते वक्त चोरी करते पकड़ा गया, was caught for theft। एक्स के जब ए के पास काम कर रहा था, कल हमने फॉर्म्स ऑफ गारंटी देखा है फॉर गुड कंडक्ट ऑफ बिहेवियर। एक्स के गुड कंडक्ट ऑफ बिहेवियर के लिए किसने गारंटी दिया था? अभी तक नहीं दिया था। सुन लो, अगर एक्स, देखो एक्स ए के पास काम कर रहा है, चोरी करते पकड़ा गया, एंड एक्स को ए ने जेल में डाल दिया चोरी करते पकड़ने की वजह से। एक्स जेल में 6 महीना रहकर आ गया। जेल से बाहर आने के बाद एक्स फिर से ए के पास ही गया, बोला जो कुछ भी हुआ माफ कर दो, गलती हो गई, दोबारा चोरी नहीं करूंगा, मुझे काम पर रख लो, मेरे तुम्हारे सिवा कोई नहीं है।
ये कहता है अगर तुम्हें मेरे पास फिर से काम पर आना है तो इस बार मैं कोई चांस नहीं लूंगा, तुम्हें किसी का सिक्योरिटी देना पड़ेगा, श्योरिटी देना पड़ेगा। पिछली बार तो तुम ऐसे काम कर रहे थे। अब एक्स जाता है सी के पास। सी बोलता है प्लीज मेरे दोस्त तुम मेरे बिहाफ पर ए को क्या दोगे, श्योरिटी दोगे। सी को एक्स के कर्मकांड के बारे में पता नहीं है, सी अनजान है कि एक्स अभी अभी जेल से आया है। सी ए के पास जाता है, ए को बोलता है एक्स तुम्हारे पास काम कर रहा है, ए कहता है हाँ। सी ए को एक्स के बिहाफ पर क्या देता है, श्योरिटी देता है। ए का ड्यूटी था जब वो सी श्योरिटी देने आ रहा है, सी को इन्फॉर्म करना कि ये एक्स अभी अभी जेल काट के आ चुका है 6 महीने की जेल की सजा। और यस और नो, बिकॉज ए के पास चोरी करते खुद पकड़ा गया था एक्स। ए चुप बैठता है बिकॉज ए को इनकमिंग फ्री है, उसको तो गारंटी लेना है ना। ए चुप बैठता है, सी को श्योरिटी देने देता है, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड। 15 दिन बाद किसी शुभचिंतक से सी को पता चलता है ये एक्स के पुराने कर्म। सी बोलता है हाँ वो जेल में जा चुका है, मुझे पता ही नहीं। वो ए ने भी कुछ नहीं बोला, ना ही सी ने कुछ नहीं बोला। हाँ पक्की खबर है, देख तू। सी गया ए के पास, क्या एक्स तुम्हारे पास चोरी करते पकड़ा गया था? ये बोलता है हाँ। क्या तुमने उसे जेल में भेजा था? ये बोलता है हाँ। सी बोलता है तलाक तलाक तलाक। मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या हो गया, इनवैलिड। बिकॉज इस केस में तुमने मुझसे क्या किया, फ्रॉड। तुमने क्या किया, फ्रॉड। और एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्रॉड में कैसे, मियर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड। सबने पढ़ा है ना कॉन्ट्रैक्ट में, जहां पर आपको बोलना चाहिए था बट आपने नहीं बोला, मियर साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड। ए का यहां पर फ्रॉड क्या हुआ कि वो चुप बैठा रहा। जब सी गारंटी दे रहा था ए चुप बैठा रहा, तो सी ने ए को दिया हुआ गारंटी क्या हो गया, इनवैलिड होगा। अगर सी ने दिया हुआ गारंटी इनवैलिड होगा, कल को एक्स ने कुछ कर भी दिया तो उस केस में सी लायबल नहीं है, वो कर देगा। दैट इज अ फ्रॉड एग्जाम्पल। मतलब इस फ्रॉड एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए। व्हाट इज मिस रिप्रेजेंटेशन? सुनो, एक्स ए के पास चोरी करते पकड़ा गया, जेल में भेजा गया, 6 महीने जेल में रह गया। रहकर आने के बाद, जेल की सजा काटकर आने के बाद एक्स काम की तलाश में पहुंचा बी के पास। बी का काम और ए का काम सेम है, बी दूसरे शहर में है। एक्स बी के पास गया और बी को कहा प्लीज मुझे काम पर रखो, मैं तुम्हारा जो बिजनेस है उसके जैसा काम अच्छे से कर सकता हूं। बी कहता देख भाई मेरे पास पहले 2 दिन काम करके देख, मुझे देखने दे रहा काम कैसा है। एक्स बी के पास 2 दिन काम करता है, बी को एक्स का काम काफी पसंद आता है। बी एक्स को कहता है देख अगर तुझे मेरे पास काम पर रहना है तो तुझे किसी का गारंटी देना होगा नियमों के तहत, मुझे तेरा काम पसंद है बट हमारा रूल इज रूल। एक्स कहता है ठीक है। एक्स जाता है सी के पास और सी को बोलता है प्लीज मेरे दोस्त मेरे बिहाफ पर क्या करो, तुम बी को क्या करो, गारंटी दो। बी इज अ न्यू एम्प्लॉयर, यस और नो? बी को भी एक्स के जेल के बारे में पता नहीं है। बी के पास तो उसने 2 दिन काम किया, बी को अच्छा लगा, बी ने कहा तू गारंटी दे दे। सी गया बी के पास, बी को बोलता है क्या एक्स ने तुम्हारे पास काम किया है? बी कहता है यस अभी अभी 2 दिन उसने काम किया, मुझे उसका काम काफी पसंद है बट हमारे नियमों के तहत गारंटी जरूरी है तो मुझे गारंटी लगेगा। सी कहता है ठीक है अगर तुम्हारे पास 2 दिन काम किया, तुम्हें काम पसंद है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, मैं उसे जानता हूं, मैं गारंटी देता हूं। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट सी और बी में हुआ है गारंटी का, ये मिस रिप्रेजेंटेशन से हुआ है बिकॉज इट इज अ ऑनेस्ट मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय बी। सेम स्टोरी 15 दिन बाद, क्योंकि जैसे होता है कोई शुभचिंतक सी को बोल देता है एक्स के पुराने कर्म के बारे में। सी जाता है बी के पास, बी को बोलता है तुम्हें पता है एक्स जेल की सजा काट के आ चुका है? बोलता है बी, अब यहां पर किसने किया, बी ने किया। बी बोलता है मतलब बी को भी नहीं पता है ना ही सी को पता है, मतलब दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ वो कैसे हुआ है, ऑनेस्ट मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, मिस रिप्रेजेंटेशन है। तो इस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या हो गया, इनवैलिड। वो करते का मत करो, सबको समझ है ना? अरे यस और नो, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आपको समझना क्या है, अगर फ्रॉड होता है, फ्रॉड होगा तो जो एम्प्लॉयर है क्रेडिटर वो खुद कर रहा है, मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो उससे गलती नहीं है, कोई और से है, उसको पता नहीं था, इज ऑनेस्ट मिस्टेक ऑफ फैक्ट। दोनों केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है, इनवैलिड। अब ये एग्जांपल देखने के बाद कुछ स्टूडेंट के मन में ही इच्छा हो जाती है सर हमको ये लिखना है, लिखने का नहीं।
फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन वाला पॉइंट जो दिया वहां पर, वो पढ़ने का, समझने का, बट उनके मन में ऐसे हाथ उठते हैं, सर नहीं लिखने का। मैंने जो बोला फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन सबको क्लियर है, ये समझना है, सिर्फ डाइजेस्ट करना है। एग्जाम में अगर इस पर क्वेश्चन आएगा ना, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपको ओ जो भी हमने क्लास में किया याद आएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आना है तो ऐसे ही फॉर्मेट में आएगा, इस पर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन पर। सबको क्लियर है? आगे सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का, बोलो मुंह से बोलो। व्हेन द मेन कॉन्ट्रैक्ट लैक्स कंसिडरेशन। इसका एग्जांपल देखते हैं। कौन है क्लास में तीन दोस्त, मुझे बोलो तीन दोस्त जो अपने आप को बहुत अच्छे दोस्त मानते, तीन लोग ऐसे क्लास में, तीन, दो नहीं चाहिए मुझे, तीन लोग जो काफी अच्छे दोस्त है। 1 2, तीसरा कौन है? इनविजिबल है क्या? हाँ, तीसरा भी मिल गया, ठीक है। मुझे तीनों के नाम बोलो। रुको, एक का नाम गणेश, एक का नाम श्रेयस, एक का नाम रोहन। वेरी गुड। गणेश भगवान का नाम, श्रेयस वेरी गुड, रोहन वेरी गुड। अब एक्चुअली क्या पता है क्या, ये गणेश और श्रेयस का रोहन से पुराना झगड़ा है। दोनों ने ठान लिया है ये रोहन को एक बार सबक सिखाना है। दोनों का रोहन के साथ 36 सा आंकड़ा है, 36 सा आंकड़ा, पता नहीं चलते, मतलब दोनों का रोहन से बहुत बड़ा झगड़ा है। अब दोनों सोचते हैं यार ये अगर हमारा दुश्मन है तो हम कभी बदला ले नहीं पाएंगे, बिकॉज वो बात ही नहीं कर रहा है। एक काम करते हैं, इससे दोस्ती करते हैं, और दोस्ती करने के बाद इसको आगे जाके सबक सिखाएंगे। रोहन बेचारा दोस्ती में प्यारा एकदम अंधा है। जैसे गणेश और श्रेयस रोहन के पास जाते हैं, बोलते जो कुछ भी हो गया भूल जाओ, हम साथ साथ हैं। रोहन कहता है ठीक है, तुम लोग भूल गए, मैं भी भूल गया हूं, हम दोस्त हैं। अब गणेश और श्रेयस मनी मनी प्लान बना रहे कि जिसमें गणेश श्रेयस को कुछ गुड्स बेचेगा। एक्चुअली कोई गुड्स वो बेचेगा नहीं, बट ऑन पेपर गुड्स बेचेगा, जिसका इनवॉइस गणेश श्रेयस के नाम से ड्रॉ करेगा। इस ट्रांजैक्शन में वो रोहन को श्योरिटी बना लेंगे। किसको श्योरिटी बना लेंगे? रोहन को, क्योंकि अब दोस्त है, और फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। यस और नो? गणेश और श्रेयस ने लॉ पढ़ा है, रोहन ने भी लॉ पढ़ा है, बट रोहन ने लॉ मुझसे पढ़ा है। अब देखो, गणेश और श्रेयस दोनों के बीच में क्या डील हुई है कि वो एक ट्रांजैक्शन करेंगे जिसके तहत गणेश श्रेयस पर एक बिल ड्रॉ करेगा। गणेश विल बी द क्रेडिटर, श्रेयस विल बी द, बोलो, प्रिंसिपल डेटर, और रोहन को उस ट्रांजैक्शन में क्या बनाएंगे? श्योरिटी। जो गुड्स का वैल्यू दिखेगा ऑन पेपर वो होगा 10 लाख का। मतलब ऐसा दिखाया जाएगा कि गणेश ने श्रेयस को 10 लाख के गुड्स दिए, बदले में रोहन ने श्योरिटी दिया। अब श्रेयस गणेश मनी मन डिसाइड कर लेते हैं कि ऑन ड्यू डेट रोहन, श्रेयस जो है वो डिफॉल्ट करेगा। श्रेयस डिफॉल्ट करेगा तो पैसा आएगा किससे? रोहन से। 5 लाख गणेश रखेगा, 5 लाख श्रेयस रखेगा। इस तरह से रोहन को सबक सिखाया जाएगा। हुआ भी वैसे, डिफॉल्ट कर गया श्रेयस। गणेश जो क्रेडिटर था गया रोहन के पास, रोहन को बोलता है मेरे दोस्त, दोस्ती अपनी जगह पर है, बिजनेस अपनी जगह पर है, तू श्योरिटी है, और ये जो श्रेयस है ना उसने दगा दे दिया है, ही हैज डिफॉल्टेड, तुझे वो 10 लाख देना पड़ेगा। रोहन बोलता है मेरे दोस्त, मैं भी जानता हूं दोस्ती अपनी जगह पे है, बिजनेस अपनी जगह पे है, बट मुझे तुम एक साबित करो कि वाकई में तुमने कुछ गुड्स श्रेयस को दिया था। मेरा ऐसा मानना है तुम्हारे और श्रेयस के बीच में जो मेन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इट वॉज नॉट वैलिड एज देयर वॉज नो कंसिडरेशन एक्सचेंज्ड। रोहन ने गणेश को क्या कह दिया? तुम्हारे मेन कॉन्ट्रैक्ट में ही कोई कंसिडरेशन एक्सचेंज नहीं हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। तुम मुझे पहले प्रूव करो कि कंसिडरेशन एक्सचेंज हुआ है। बिकॉज तुम बता रहे हो 10 लाख के गुड्स दिए, बट मेरे हिसाब से कोई 10 लाख के गुड्स गए नहीं है। द मेन कॉन्ट्रैक्ट इज लैक्स कंसिडरेशन। ये सिर्फ ऑन पेपर हुआ है। मैं जो बोल रहा हूं समझ रहा है क्या? अगर मेन कॉन्ट्रैक्ट में ही कंसिडरेशन नहीं है तो आप श्योरिटी को लायबल कर सकते हो? नहीं, क्योंकि मेन कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो प्रिंसिपल डेटर लायबल नहीं है, और अगर प्रिंसिपल डेटर लायबल नहीं है तो ऑटोमेटिकली श्योरिटी डिस्चार्ज है, वो कर देगा। सबको समझा गया? अच्छा, ये एग्जाम्पल दिमाग में रखो, और वो थर्ड जो पॉइंट है ना हमारा सेकंड पॉइंट, वो पढ़ो। व्हाट इज दैट सेकंड पॉइंट?
व्हेन द मेन कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच हुआ था? गणेश और श्रेयस के बीच। मेन कॉन्ट्रैक्ट लैक्स कंसिडरेशन। अगर मेन कॉन्ट्रैक्ट में ही कंसिडरेशन नहीं है, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड। और करते का बस लिखो मत, सिर्फ समझना है। सबको सेकंड पॉइंट समझा? थर्ड पॉइंट हमको लिखना है। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? फर्स्ट रीड ऑल ऑफ यू। When co-surety does not join. Who is co-surety? जब एक से ज्यादा श्योरिटी होते हैं उन्हें दो श्योरिटीज जब होते हैं या दो से ज्यादा होते हैं उन्हें को श्योरिटीज कहते हैं। सुन लो ये कैसे एंटर होता है, लिखना है बट समझने के बाद। ये एग्जांपल लेते हैं जिसमें अक्षय नाम के पर्सन ने या ए नाम के पर्सन ने बैंक से कुछ लोन लिया है ₹5 लाख का, जिसके लिए ए कौन होगा? प्रिंसिपल। अरे बोलो ना मुंह से। डेटर। बैंक कौन हुआ? क्रेडिटर। और इस लोन के लिए दो श्योरिटीज है, एक है सी और दूसरा है डी। सी और डी कौन है? को श्योरिटीज है। को मतलब क्या? दो श्योरिटीज। अब नियम ऐसा है श्योरिटीज के बीच में, लिसन वेरी केयरफुली, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बिटवीन द co-sureties, unless otherwise agreed, co-sureties will be liable equally to the creditor. Co-sureties will be liable equally unless otherwise agreed. मतलब co-sureties में अगर कोई दूसरा एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो सी और डी दोनों का लायबिलिटी इक्वल है। मतलब अगर ए डिफॉल्ट कर दे 5 लाख के लिए तो सी का लायबिलिटी कितना है? 2.5 लाख। और डी का लायबिलिटी कितना है? 2.5 लाख। यस और नो? ये पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सुनो, अब इस केस में आपको यह समझना है को-श्योरिटी, हमने क्या पढ़ा है? को-श्योरिटी डज नॉट जॉइन। को-श्योरिटी डज नॉट जॉइन। वो पॉइंट समझाने से पहले मैं अभी आपको क्या समझा रहा हूं? को-श्योरिटी का मतलब समझा रहा हूं। मैंने को-श्योरिटी डज नॉट जॉइन अभी तक एक्सप्लेन किया नहीं है, पहले हम सिर्फ को-श्योरिटी समझते। को-श्योरिटी के बीच का मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, को-श्योरिटीज एक दूसरे के प्रति लायबल कैसे होता है? इक्वली। नंबर 1। नंबर 2, अगर क्रेडिटर है, क्रेडिटर ने एक श्योरिटी को रिलीज कर दिया, क्रेडिटर जो है ना उसने डी को कह दिया जा तुझे माफ कर दिया, तू मुझे पे मत करना अगर ए डिफॉल्ट करता है तो। क्रेडिटर ने डी को क्या बोल दिया? अगर ए डिफॉल्ट करता है तू और सी दोनों को श्योरिटीज है बट तुझे मुझे पे करने की जरूरत नहीं। व्हाट द लॉस इज? लिसन, discharge of one surety, discharge of one co-surety by the creditor will not discharge the other co-surety. क्रेडिटर जब एक को-श्योरिटी को डिस्चार्ज करेगा इसकी वजह से दूसरा को-श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। अगर बैंक ने डी को कह दिया कि तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं अगर ए डिफॉल्ट करता है, और अगर ए वाकई में डिफॉल्ट करता है तो बैंक ने सी से कितना रिकवर करना चाहिए? 2.5 लाख। अगर उन्होंने डी को डिस्चार्ज किया तो बैंक ने सी से कितना रिकवर करना चाहिए? 2.5 लाख। और एक पॉइंट मैंने को-श्योरिटीज के 2 पॉइंट बताया आपको। पहला पॉइंट क्या बताया? लायबिलिटी विल बी इक्वल अनलेस एग्रीड अदरवाइज। दूसरा पॉइंट, डिस्चार्ज ऑफ वन को-श्योरिटी विल नॉट डिस्चार्ज द अदर। ये भी समझा सबको? सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट सुनो, द को-श्योरिटीज विल बी लायबल towards each other as per their mutual agreement. मतलब co-sureties have a responsibility towards each other. co-sureties का एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। मतलब क्या? ए डिफॉल्ट कर गया, बैंक सी के पास गया, सी को बोल दिया ए डिफॉल्ट कर गया, सी को पता है सी और डी दोनों co-sureties है। सी ने बैंक को 5 लाख दे दिया ये सोचकर कि वो 2.5 लाख किससे लेगा? डी से लेगा। सी ने बैंक को 5 लाख दिया, बैंक के लिए इनकमिंग फ्री है, बैंक ने 5 लाख ले लिया। हालांकि बैंक ने डी को क्या किया था? डिस्चार्ज किया था, जिसके बारे में सी को पता नहीं था। सी ने ईमानदारी से 5 लाख बैंक को दे दिया और सी उसके बाद गया डी के पास। डी को बोलता है बैंक आया था, बैंक को मैंने 5 लाख दे दिया ए के डिफॉल्ट का, तो मुझे 2.5 लाख दे। वेदर डी इज बाउंड टू सी? यस, डी विल बी बाउंड टू सी। डी अगर सी को बोले मुझे तो बैंक ने डिस्चार्ज किया है, सी बोलेगा तुझे उल्लू बनाया है, तुझे बोल दिया डिस्चार्ज किया और मेरे पास आके पूरा 5 लाख लेकर गए। अगर तुझे डिस्चार्ज किया था तो मेरे पास से कितना लेके जाना चाहिए था? 2.5 लाख, बट कितना लिया? 5 लाख। ये रिसिट है। तो अगर बैंक ने, क्रेडिटर ने किसी श्योरिटी को डिस्चार्ज कर दिया
और मान लो दूसरे श्योरिटी ने क्रेडिटर को पूरा पे कर दिया, तो वो श्योरिटी जो पूरा पे कर रहा है वो पहले श्योरिटी से उसका शेयर ले सकता है। मतलब थर्ड पॉइंट जो मैंने बताया, श्योरिटीज एक दूसरे के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहती है, भले उसको एक को डिस्चार्ज किया उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहेगी ना। अरे यस और नो? तो को श्योरिटी वाले 3 पॉइंट सबको क्लियर है। अब मुझे ये जो पॉइंट हमने पढ़ा था, को श्योरिटी डज नॉट ज्वाइन, ये जो 3 मैंने बताया ना पॉइंट, वो लिख कर दूंगा अलग से, लिख के देने वाला हूं। अब जो पॉइंट था को श्योरिटी डज नॉट ज्वाइन, वो हमें समझने के लिए मुझे अगेन 3 दोस्त चाहिए। 3 दोस्त या दोस्तियां तो भी चलेगी, मतलब लड़कियां कोई रहेगी तो भी चलेगी। बोलो फटाफट, डरो मत। ओके, तुम्हारे और 2 कौन है? अनमोल रतन कौन है? अक्षता, लेट अस अंडरस्टैंड। ओके, साक्षी, S फॉर साक्षी, A फॉर अक्षता, P फॉर प्रिया। वेरी गुड। अब अक्षता कौन है? अक्षता, साक्षी एंड प्रिया। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। अब देखो, साक्षी को पैसों की जरूरत है, शी गोज टू अ बैंक। साक्षी किसके पास गई? बैंक के पास, और बैंक को बोलती है मुझे पैसा दो लोन पर। बैंक कहता है ये लोन एप्लीकेशन फॉर्म, इस लोन एप्लीकेशन फॉर्म पर तुम्हें 2 श्योरिटीज लाने पड़ेंगे। साक्षी कहती है नो प्रॉब्लम, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, आई हैव 2 बेस्ट फ्रेंड्स, वो जरूर देंगे। अब बैंक ने साक्षी को लोन एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया है, तो बैंक और साक्षी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें बैंक कौन होगा? क्रेडिटर, एंड साक्षी कौन होगी? प्रिंसिपल डेटर। अभी तक लोन एग्रीमेंट हुआ है क्या? नहीं। साक्षी लोन एप्लीकेशन फॉर्म लेकर पहुंच गई अक्षता के पास, और अक्षता को कहती है माय डियर फ्रेंड, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। यस और नो? अक्षता कहती है यस। तो प्लीज तुम मेरे बिहाफ पर क्या करो, ये लोन एप्लीकेशन फॉर्म साइन करो। अक्षता कहती है ओके, फ्रेंड इन इज अ फ्रेंड इन डीड। अक्षता साइन कर देती है। अब अक्षता ने साइन करके साक्षी को एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया। अब और एक को श्योरिटी की जरूरत है, अरे है कि नहीं? साक्षी जाती है प्रिया के पास, प्रिया को बोलती है प्लीज तुम भी साइन करो। प्रिया कहती है यस आई विल डेफिनेटली साइन, बट आज नहीं कल, मैं कल पक्का साइन करूंगी। साक्षी कहती है पक्का? प्रिया कहती है पक्का। साक्षी आती है बैंक के पास, बैंक मैनेजर के पास, कहती है देखो लोन एप्लीकेशन फॉर्म में एक ने तो साइन कर दिया है और दूसरा व्यक्ति कल आके साइन करेगा, मुझे आज तुम लोन डिसबर्स करो। क्यों? बिकॉज अगर तुमने आज लोन डिसबर्स नहीं किया तो मेरा जो प्लांट एंड मशीनरी का जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा और मुझे लॉस बेयर करना पड़ेगा। बैंक मैनेजर साक्षी के इन बातों पर कॉन्फिडेंस रखकर कि अक्षता ने साइन किया, प्रिया कल आके साइन करेगी, लोन डिसबर्स कर देता है। प्रिया का कल आता ही नहीं है, मतलब प्रिया कभी आती ही नहीं है। जब जब साक्षी प्रिया को कहती है, प्रिया बोलती है आज नहीं कल, साक्षी कहती है, प्रिया बोलती है आज नहीं कल। इस दौरान ड्यू डेट आता है और साक्षी डिफॉल्ट कर देती है लोन रीपे करने के लिए। बैंक देखती है एग्रीमेंट में एक श्योरिटी कौन है? अक्षता। बैंक अक्षता के पास जाते हैं, अक्षता कहती है मैंने लॉ नीलम सर से पढ़ा है, मुझे पता है जब एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 2 को श्योरिटीज की जरूरत होती है और एक ही श्योरिटी ने साइन किया है, दूसरे ने साइन नहीं किया है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो इनवैलिड है। मतलब तुम मुझे भी लायबल नहीं कर सकते हो, बिकॉज इस कॉन्ट्रैक्ट में 2 श्योरिटीज होना जरूरी था। अगर एक ही श्योरिटी है तो मैं लायबल नहीं हूं, तुम्हें मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। ऐसा वो बैंक मैनेजर को कहेगी, ऐसा नहीं कहेगी, मैं एग्जाम्पल है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 2 को श्योरिटीज की जरूरत है बट एक ही को श्योरिटी साइन करता है, तो दूसरा को श्योरिटी अगर कभी एंटर होता ही नहीं है तो बैंक या क्रेडिटर जो भी है वो एक को श्योरिटी जिसने साइन किया उसको भी लायबल नहीं कर सकता। अब यहां पर बैंक की गलती क्या हुई है? दूसरे को श्योरिटी ने एंटर होने से पहले लोन डिसबर्स हुआ है, और इसलिए नॉर्मली आप बैंक में जाओ, जब तक बैंक दोनों श्योरिटीज के साइंस नहीं होते लोन को डिसबर्स नहीं करता है। तो यहां पर बैंक की तो गलती है ना, तो इसलिए ध्यान रखो बैंक की भली गलती है, इसमें जो श्योरिटी ने साइन किया उसको आप लायबल नहीं कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर, पक्का? तो आपके नोट्स में आप लोगों ने वो पॉइंट लिखा है,
व्हेन द को-श्योरिटी डज नॉट ज्वाइन। थर्ड पॉइंट लिखा है ना। अब आप क्या करो, आपके नोट्स में ही नेक्स्ट हेडिंग दो उधर ही नीचे, को-श्योरिटीज। हेडिंग क्या दोगे, को-श्योरिटीज, और जो मैं बोल रहा हूं वो आप लिखोगे। को-श्योरिटीज हेडिंग देकर जो मैं बोल रहा हूं आप लिखोगे। आप लिखो उसमें पॉइंट नंबर 1 को-श्योरिटीज हेडिंग दो, और स्क्रीन पर जो दिया वैसे लिखो। क्या लिखा है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अरे बोलो, co-sureties are liable to contribute equally. दूसरा पॉइंट लिखो प्रॉपर्ली। दूसरे पॉइंट में एक एग्जाम्पल मैंने ड्रॉ किया है, वो एग्जाम्पल भी आप ड्रॉ कर लो। उस एग्जाम्पल में आपको पता चलेगा दो को-श्योरिटीज कौन है, प्रिंसिपल डेटा कौन है, क्रेडिटर कौन है। उस एक्सप्लेनेशन में मैंने जो 1-2 लिखा है उसको प्रॉपर्ली 1-2 कहते हुए हाईलाइट करना। एग्जाम्पल कॉपी कर लेना। हेडिंग क्या दिया आपने, को-श्योरिटीज। को-श्योरिटीज हेडिंग देकर आपने ये एक्सप्लेनेशन लिखा है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो जो हमारा डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी का थर्ड पॉइंट था, श्योरिटी डज नॉट ज्वाइन, वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर एक को-श्योरिटी ज्वाइन हुआ ही नहीं है तो दूसरा श्योरिटी लायबल नहीं होगा, वो भी हम लिखेंगे। एग्जाम्पल कॉपी किया सबने। सबने एग्जाम्पल कॉपी किया है, उधर आप लिखो नीचे
एग्जाम्पल के नीचे लिखो, लिखो इन द अबव केस, इन द अबव केस if Z releases, if Z releases B the co-surety, if Z releases B the co-surety, comma, comma, it will not discharge Mr. A the other co-surety. It will not discharge Mr. A the other co-surety. वो करते का, झेपते का. It will not discharge Mr. A the other co-surety. Full stop. आगे लिखो. However, if Z the creditor, if Z the creditor recovers from Mr. A the co-surety, recovers from Mr. A the co-surety, entire rupees 1,50,000, recovers from Mr. A the co-surety, entire rupees 1,50,000 on default of X, on default of X, comma, the other co-surety B, the other co-surety B shall be responsible to A, shall be responsible to pay, ऐसा लिखो, shall be responsible to pay rupees 75,000, shall be responsible to pay rupees 75,000 to other co-surety A, to other co-surety A, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट करके उसके ब्रैकेट में, even though Z may have discharged B, even though Z may have discharged B, Z ने अगर B को डिस्चार्ज कर भी दिया है तो भी B की जिम्मेदारी A के प्रति खत्म नहीं होती है और लायबल होगा. अरे यस नो, यस. यहां पर मैंने 75,000 क्यों लिया है? बिकॉज हमने लिखा था अनलेस अदरवाइज एग्रीड इट इज इक्वली को-श्योरिटी वाला पॉइंट हो गया. अब सुनो, हमने डिस्चार्ज श्योरिटी वाला पॉइंट देखा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के एंड में हम है. नेक्स्ट हेडिंग दो, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन टू डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी. अब हम एक्सेप्शन लिख रहे हैं तो मुझे कोई बोलेगा मतलब क्या हुआ? मतलब इस केसेस में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा. हमने 11 केसेस अभी अभी देखी जहां पर श्योरिटी डिस्चार्ज होगा. अब हम देख रहे हैं श्योरिटी डिस्चार्ज कब नहीं होगा. उसका एक्सेप्शन नंबर 1 पहले देख लो, डोंट कॉपी, फर्स्ट अंडरस्टैंड. जो स्क्रीन पर दे रहा हूं मैं, क्या लिखा है पहले देखो. व्हेन क्रेडिटर एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद अ थर्ड पार्टी to give extra time to the principal debtor, the surety is not discharged. इसका मतलब क्या? सुनो, मुझे बोलो श्योरिटी डिस्चार्ज कब होता है? जब प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो मेन कॉन्ट्रैक्ट में कोई वेरिएशन हुआ, श्योरिटी डिस्चार्ज है. करेक्ट, मेन कॉन्ट्रैक्ट में कोई वेरिएशन है, श्योरिटी डिस्चार्ज है. अब हुआ क्या है, मेन कॉन्ट्रैक्ट में कोई वेरिएशन नहीं है. स्क्रीन पर देखो, ए जो था वो प्रिंसिपल डेटर था, जो सी है वो क्रेडिटर है, और जो बी है वो श्योरिटी है. ठीक है. ए कौन है? ए कौन है? प्रिंसिपल डेटर. सी कौन है? क्रेडिटर. और बी कौन है? श्योरिटी. जिसको दिख नहीं रहा है उसको दिखा देता हूं. होता है कि स्टूडेंट को नंबर होता है, चश्मा होता है, वर्चुअल स्टूडेंट्स कुछ ध्यान नहीं होता है तो कभी कभी हो जाता है.
तो यहां पर अब सबको समझा ए बी सी कौन है? वेरी गुड। अब सुनो, ए सी को जो पेमेंट करने वाला था, जिसका ड्यू डेट 1 मंथ था, पेमेंट करना था मान लो 50,000, विल से फॉर एग्जांपल 50,000। ए को सी का 1 महीने बाद 50,000 देना था, जिसके लिए बी कौन था? श्योरिटी था। 1 महीना जैसे नजदीक आता है, ए रेस्टलेस हो जाता है और ए इज इन स्ट्रेस, बिकॉज ए को पता है कि उसके पास पैसा है नहीं सी को देने के लिए। ए की वो हालत ए का एक शुभचिंतक मिस्टर टी देख नहीं पाता है। टी जाता है सी के पास और सी को बोलता है, मेरी ऐसे तुम्हें रिक्वेस्ट है, तुम ए को कुछ एडिशनल मोहलत दो, वो काफी स्ट्रेस में है, वो तुम्हारा पैसा पक्का देगा। सी कहता है, देखो तुम बोल रहे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको एडिशनल मोहलत दे देता हूं। अब सी का कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ है? ए को एडिशनल मोहलत देने के लिए टी के साथ। जो ए और सी का कॉन्ट्रैक्ट तो वो वैसा ही है 1 मंथ का, उसको कोई टच नहीं किया है। मेन कॉन्ट्रैक्ट इज अनटच्ड। एक नया कॉन्ट्रैक्ट सी ने टी के साथ एंटर किया, जिसके तहत ए को एक्स्ट्रा टाइम मिलने वाला है। अब स्टूडेंट बोलते सर ऐसा कैसे? इसको हम कल ही देख चुके हैं, इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। जब टी ने सी को कहा है, टी एक रेप्यूटेड पर्सन है, सी कह रहा है अगर तुम बोल रहे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तुम्हारा एश्योरेंस मिल रहा है। सी को तो एडिशनल सिक्योरिटी मिल गया, सी को एडिशनल श्योरिटी मिल गया टी के फॉर्म में। बी तो है, टी भी मिल गया। टी को क्या मिला? जो एक्स्ट्रा टाइम ए को मिला वही टी का कंसिडरेशन है। और यस और नो? बट ध्यान दो, ऐसे केस में क्या मेन कॉन्ट्रैक्ट ए और सी में कोई बदलाव हुआ है? नहीं। तो व्हाट डज द लॉ से? अब वो पॉइंट पढ़ो। व्हेन द क्रेडिटर मतलब सी एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी मतलब टी टू गिव एक्स्ट्रा टाइम टू प्रिंसिपल डेटर मतलब ए, द श्योरिटी मतलब बी इज नॉट डिस्चार्ज। श्योरिटी बी डिस्चार्ज नहीं होगा, मतलब वो 1 महीना खत्म हो गया। जो एक्स्ट्रा टाइम टी ने दिया था वो एक्स्ट्रा टाइम भी खत्म हो गया। और अगर ए पे नहीं करता है, सी चाहे तो बी से रिकवर कर सकता है। क्यों रिकवर कर सकता है? टाइम खत्म होने से जो प्रिंसिपल डेटर है उसकी लायबिलिटी खत्म नहीं हुई है। प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी अगर कंटिन्यूड है तो श्योरिटी की लायबिलिटी भी कंटिन्यूड है, बिकॉज प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी की लायबिलिटी कैसे है? को एक्सटेंसिव है। करते का यू नीड टू हैव अ ब्रॉड होराइजन। मेरे एक एक बातों को आपको दिमाग में लाना है। मैं जो बोल रहा हूं यहां पर ए, जब यहां पर ए और सी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्या मेन कॉन्ट्रैक्ट में कोई बदलाव हुआ है? आपको ध्यान रखना है, श्योरिटी तभी डिस्चार्ज होता है जब मेन कॉन्ट्रैक्ट में कोई बदलाव हुआ है। यहां पर मेन कॉन्ट्रैक्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो पहला श्योरिटी था बी, वो डिस्चार्ज नहीं होगा इवन दो नया श्योरिटी आ चुका है, बिकॉज थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। दैट इज द एक्सेप्शन नंबर 1। आई होप इट इज क्लियर। कॉपी इट क्विकली। डिस्चार्ज श्योरिटी वाला पॉइंट। अगेन मैं बोल रहा हूं, नहीं समझा है? पेशेंस इज द की। जब मेरे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, जो आपके नोट्स में दिए एंड में मटेरियल के, तो अपने आप बोलोगे सर सब कुछ समझा।
लिखा है सबने? यस और नो? एक्सेप्शन नंबर 2, सेकंड एक्सेप्शन एंड द लास्ट एक्सेप्शन, दो ही एक्सेप्शन है। सेकंड एक्सेप्शन पहले आप लिखो, एक एक वर्ड का मीनिंग दिया है वहां पर। मियर फोरबियरेंस, फोरबियरेंस का मतलब क्या दिया? डिले, देर होना। मियर डिले ऑन द पार्ट ऑफ क्रेडिटर टू sue the principal debtor or to take action does not discharge the surety unless otherwise agreed. क्या लिखा मैंने उस एग्जाम्पल में? क्रेडिटर जो है ही फेल्स टू, बोलो, टेक एक्शन अगेंस्ट ए फॉर 8 months आफ्टर हिज डिफॉल्ट। इस एग्जाम्पल में ए को सी का जो भी ड्यू डेट पर पे करना था वो डिफॉल्ट कर देता है। ड्यू डेट के बाद सी लगभग 8 महीना सी का चला जाता है ये सोचने में कि वो ए को स्यू करे या बी से रिकवर करे। 8 महीने बाद सी फैसला ले लेता है बी से रिकवर करना है और सी बी के पास जाता है। बी सी को ये नहीं कह सकता है कि तुम बहुत देर से आए मेरे पास, अब मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई। अगर क्रेडिटर से डिले हो भी गया ऑन द पार्ट ऑफ क्रेडिटर टू स्यू द प्रिंसिपल डेटर और टू टेक एक्शन, इससे प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी खत्म होती है क्या? नहीं। तो प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी बनी रहेगी, तो इन दैट केस श्योरिटी भी क्या होगा? लायबल बना रहेगा। बट सुनो, यहां पर मैंने लिख कर दिया है अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अगर श्योरिटी का जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्रेडिटर के साथ हुआ था उस वक्त श्योरिटी ने कहा था क्रेडिटर को, अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करे तो मुझे 1 हफ्ते में इन्फॉर्म कर दो, अगर नहीं करोगे तो मेरी लायबिलिटी डिस्चार्ज। ऐसा किसने कहा था? श्योरिटी ने। और अगर 8 महीना हो गया है क्रेडिटर ने इन्फॉर्म नहीं किया, इस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज हो गया बिकॉज इट इज अदरवाइज एग्रीड। मतलब अगर कुछ एग्रीमेंट नहीं होगा तो प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी बनी है तो श्योरिटी की भी बनी रहेगी। जस्ट बिकॉज देर हो गया एक्शन लेने के लिए, देर होने से श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म होती है क्या? नहीं। बट एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आता ना फोरबियरेंस, स्टूडेंट कंफ्यूज है। फोरबियरेंस मतलब क्या? देर होना। क्रेडिटर से अगर देर हो गई तो प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी खत्म नहीं होती है, तो श्योरिटी की लायबिलिटी बनी रहती है। 2 एक्सेप्शन। सबको समझा है? अगला पॉइंट अब सिर्फ लिखना है। आपके नोट्स में सब लोग हेडिंग दो, ओनली यू हैव टू राइट राइट अगेंस्ट, राइट ऑफ श्योरिटी, ऐसे लिखो, राइट ऑफ श्योरिटी, राइट ऑफ श्योरिटी, और उसके नीचे 2 एरोज ड्रॉ करो। राइट ऑफ श्योरिटी या राइट्स ऑफ श्योरिटी लिखो एंड 2 एरोज ड्रॉ करो। पहले एरो में लिखो अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी का प्रिंसिपल डेटर के प्रति क्या राइट है, एंड दूसरे एरो में लिखोगे अगेंस्ट क्रेडिटर, क्रेडिटर के प्रति श्योरिटी का क्या राइट है। देन अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर जो लिखा है ना उसके नीचे आप लिखो, बोलो श्योरिटी का प्रिंसिपल डेटर के प्रति क्या राइट है। अगर वो प्रिंसिपल डेटर के डिफॉल्ट होने पर क्रेडिटर को पे कर देगा तो उसके पास आएगा राइट ऑफ इंडेमनिटी, राइट ऑफ इंडेमनिटी। व्हाट इज इंडेमनिटी? टू क्लेम बैक, टू क्लेम बैक, टू रिएम्बर्स, टू क्लेम बैक। एंड दूसरा, जब प्रिंसिपल डेटर
के डिफॉल्ट पर श्योरिटी क्रेडिटर को पे कर देता है, तो प्रिंसिपल डेटा का नया क्रेडिटर कौन बन जाता है? श्योरिटी। श्योरिटी जब नया क्रेडिटर बनता है उसे हम कहते हैं राइट ऑफ सबरोगेशन। सबरोगेशन का मीनिंग मैंने दिया था, दैट इज श्योरिटी बोलो स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर। सबको समझा है क्या? और यस और नो? तो जब प्रिंसिपल डेटा का नया क्रेडिटर श्योरिटी बन जाता है, ये श्योरिटी का राइट आ गया ना? हाँ, जो क्रेडिटर है उसके प्रति श्योरिटी का क्या राइट है? क्रेडिटर के प्रति नंबर 1 राइट क्या है? राइट टू क्लेम सिक्योरिटीज। और देखा था ना, जो भी प्रिंसिपल डेटा का सिक्योरिटी क्रेडिटर के पास होगा वो अब किसे मिलना चाहिए? श्योरिटी को मिलना चाहिए। श्योरिटी को पता हो या ना हो, अगर क्रेडिटर के पास है, क्रेडिटर को पता है और क्रेडिटर श्योरिटी से रिकवर करता है, तो श्योरिटी के पास वो क्या आना चाहिए? सिक्योरिटी। अरे समझ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट लिखो नंबर 2 राइट ऑफ सेट ऑफ। अब लिखो, फिर हम डिस्कस करते, कोई डाउट है तो। राइट ऑफ सेट ऑफ, श्योरिटी के पास राइट है राइट ऑफ सेट ऑफ का। देन थर्ड राइट टू रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी, राइट टू रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी। देखो, राइट टू क्लेम सिक्योरिटी सबको पता है, इसमें कोई डाउट किसी को? क्लेम सिक्योरिटीज पता है ना? सेकंड राइट ऑफ सेट ऑफ सुनो, राइट ऑफ सेट ऑफ मैं बता रहा हूं। प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर से पिछला कुछ पैसा आना बाकी था 15,000, अभी का जो डेप्ट है जिसके लिए श्योरिटी है वो डेप्ट है 50,000 का। प्रिंसिपल डेटर को पिछला कितना आना था? 15,000। अगर प्रिंसिपल डेटा खुद पे करता मैच्योरिटी पे तो 50 में से 15 लेस करके वो 35 देता, ठीक है। बट मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल डेटा डिफॉल्ट कर देता है, लायबिलिटी हो जाती है श्योरिटी की। श्योरिटी ने तो 50 का लायबिलिटी श्योरिटी दिया, बट श्योरिटी इस केस में क्या कर सकता है? 50 में से जो प्रिंसिपल डेटा का सेट ऑफ का राइट था 15 का, वो लेस कर देगा और श्योरिटी भी 35 देगा, क्योंकि जितना प्रिंसिपल डेटा का लायबिलिटी है उतना ही श्योरिटी का है। जो सेट ऑफ का राइट प्रिंसिपल डेटर को था वो श्योरिटी को भी आ गया टू सेट ऑफ। सेट ऑफ सबको समझा? आगे दिया राइट टू रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी। व्हाट इज दैट राइट टू रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी? सुनो, प्रिंसिपल डेटा इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, क्रेडिटर ने इंसॉल्वेंसी पर जो 1 लाख प्रिंसिपल डेटा से आना था, अब क्रेडिटर को उसके असेट से सिर्फ 30,000 आया। कितना? 30,000, बिकॉज 30 पैसे ना रुपया आ गया। अब क्रेडिटर ने 30,000 ले लिया। अब ऐसे केस में क्रेडिटर श्योरिटी के पास जाकर 1 लाख नहीं ले सकता है प्रिंसिपल डेटा के डिफॉल्ट करने पर। प्रिंसिपल डेटा का भले डिफॉल्ट हुआ था, बट 30,000 क्रेडिटर को कहां से मिला था? असेट से मिला था। तो अब जितना मिला है उतने अमाउंट से श्योरिटी का लायबिलिटी क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। श्योरिटी क्रेडिटर को सिर्फ 70,000 देगा। हालांकि श्योरिटी ने 1 लाख का गारंटी दिया था, बट क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटा से रिकवर कितना किया है? 30,000। तो श्योरिटी अब कितना पे करेगा? 70,000। श्योरिटी का राइट है जितना भी प्रिंसिपल डेटा से रिकवर हुआ है उतना लेस करके बचवा देने का, राइट ऑफ रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी। सबको समझा है? यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कंप्लीट। एक चीज ध्यान दो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आपने देखा हो जो 11 पॉइंट्स हमने देखे ना डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी के, वो सबसे इंपॉर्टेंट थे 11 पॉइंट्स एंड 2 एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नंबर 1 में क्या लिखा था? बोलो एक्सेप्शन नंबर 1, थर्ड पार्टी क्रेडिटर का थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट होता है तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। दूसरा एक्सेप्शन क्या था? डिले होना, फोरबियरेंस होना, इससे भी श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। ये 2 पॉइंट याद रखना। एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। होमवर्क क्या है? होमवर्क है आप सबको डिफरेंस बिटवीन, लिखो आप उधर नीचे, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इंडेमनिटी और गारंटी के डिफरेंस लिख के ला रहे हैं। 8 डिफरेंसेस चाहिए मुझे, 8 ढूंढ लो। स्टडी मटेरियल में हर जगह आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के 8 डिफरेंसेस मुझे चाहिए, 7 से 8 डिफरेंसेस। सबसे 2-3 तो डिफरेंस हमको पता है। इंडेमनिटी क्या है? 2 पार्टीज है, इधर 3 पार्टीज है। इंडेमनिटी में गारंटी ओरल और राइटिंग है, इंडेमनिटी में एक्सप्रेस है, कंपल्सरी इन राइटिंग है।
यस और नो? एग्जाम्पल लिखने का यू कैन राइट इट, इंडेमनिटीज टू इंडेमनीफाई, यहां पर गारंटी है, 8 डिफरेंसेस लिखने हैं, लिख पाओगे? जस्ट राइट दोज 8 डिफरेंसेस। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी दोनों हो गया। आपके नोट्स में एंड में क्वेश्चंस में आओ सब लोग, क्वेश्चंस में क्विकली। क्वेश्चन में आ गए सब लोग? नाउ लिसन, फर्स्ट पॉइंट मैं पढ़ रहा हूं, पिक आउट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग एंड गिव रीजन। मैंने आपको कल इंडेमनिटी का एक एक एग्जाम्पल ढूंढकर लाने के लिए कहा था, ढूंढा आपने एग्जाम्पल? आपको एग्जाम्पल से मिला होगा, अगर डुप्लीकेट कोई सर्टिफिकेट है, शेयर सर्टिफिकेट, तो उस केस में भी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। पता है कि नहीं? मुझे पता है। आपको एग्जाम्पल में मिला होगा जो हम पढ़ रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 देखो क्या लिखा है, ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेव बी against the consequences of any proceedings which C may take against B in respect of a certain sum of 500 rupees। स्टूडेंट्स करते हैं, मतलब क्या देखो उधर, ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेव बी, ए ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है? बी के साथ, टू सेव बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स विच सी में टेक अगेंस्ट बी। मतलब ए इधर है, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर सी तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो ए बी को कहता है 500 रुपए का जो ड्यूज है उसके लिए अगर सी तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेता है तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? इंडेमनीफाई करूंगा। यहां पर ये गारंटी है या इंडेमनिटी है? कितने पार्टीज है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की गारंटी है? इंडेमनिटी है। मैंने बोल दिया 3 तो लगी बोल दिया गारंटी। अरे खुद पर भरोसा नहीं है। अरे पार्टीज 3 है बट कॉन्ट्रैक्ट 3 है क्या? नहीं। यहां पर मैं इतना भी बोल रहा हूं, ए बी को प्रॉमिस कर रहा है इंडेमनीफाई करने का, ए बी को कह रहा है, सुनो अब ये कैसे होगा? हो सकता है बी जो है वो ए का एजेंट होगा, ए प्रिंसिपल होगा। सुन लो पहले, किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत सी ने, जो कस्टमर है, उसने, जो क्लाइंट है, उसने बी को एडवांस दिया होगा 500 रुपए गुड्स के लिए। बाद में सी को गुड्स नहीं चाहिए तो सी ने बी को कह दिया भैया मुझे नहीं चाहिए गुड्स, मुझे मेरा एडवांस वापस दे दो। बी ने कहा एडवांस नहीं मिलेगा। सी बोलेगा एडवांस देना पड़ेगा बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में तुमने मुझे ऐसा कुछ कहा नहीं था कि एडवांस वापस नहीं मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने पर। बी कहता नहीं हमारा रूल है हम नहीं देते। सी कहता नहीं देना पड़ेगा। सी कहता अगर तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा। बी ए को बोलता है, अपने प्रिंसिपल को, अरे वो सी धमकी दे रहा है कोर्ट में जाने की। ए बोलता है कुछ मत, बिंदास तू लड़, मैं हूं, कुछ हुआ तो मैं हूं। अब ए ने बी को क्या प्रॉमिस दिया है? तू बी, अगर सी तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में जाता है और वो 500 रुपए का केस जीत भी जाता है तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? इंडेमनीफाई करूंगा, तुम डरो मत, तुम लड़ो। अब ऐसे केस में ए ने बी को जो प्रॉमिस किया है इंडेमनीफाई करने का, उसे ए और बी में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का है, वो करता है का, जिसमें ए बन जाता है इंडेमनीफायर और बी बन जाता है इंडेमनीफाइड। पर यस और नो? क्योंकि अगर सी कोर्ट में केस जीत गया, इवेंट कंटीजेंट है ना, अगर सी कोर्ट में केस जीत गया तो ए बी को पे करेगा, अगर जीत नहीं गया तो ए को पे करने की जरूरत नहीं है, इसलिए दिया है ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेव बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स व्हिच सी मे टेक अगेंस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ 500 रुपीज। वो करते का सबको समझा? द आंसर इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, उसको टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 अभी मुझे कर रहा हूं, उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कैन एमसीयूपी
एक बार सब लोग पढ़ लो इस क्वेश्चन में और सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करके मुझे बोलो कौन क्या होगा. ऑल ऑफ यू रीड दैट. रीड ऑन योर ओन. स्क्रीन पर मत देखो, जो स्क्रीन पर देखेगा उसको पाप लगेगा. एन कौन है? एन प्रिंसिपल डेटर. एम कौन है? क्रेडिटर. एंड पी कौन है? श्योरिटी. एवरीवन एग्रीज? एम ने पी को कितना एडवांस दिया है? 5,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 10% पर एनम. और बाद में एन के रिक्वेस्ट पर कितना कर दिया? 6% पर एनम. तो मुझे आप बोलो ये कौन सा पॉइंट हो गया? वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी. तो आपको इस केस में वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी वाला पॉइंट लिखना है. और लिखना होगा क्योंकि यहां पर वेरिएशन हुआ है 1 साल बाद हुआ है. करेक्ट? ऑन एंस रिक्वेस्ट डज नॉट आफ्टर 1 ईयर दिया ना, 1 साल बाद. तो आपको लिखना होगा 1 साल बाद के डेप्ट के लिए जो पी श्योरिटी है वो क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया. तो जो क्वेश्चन है कैन एमसीयूपी, आपको कहना है नो, बिकॉज उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन में वेरिएशन हो गया है. पी इज डिस्चार्ज. सब कुछ समझ रहा है? आप वहां पर लिख सकते हो हाउएवर पी विल बी लायबल फॉर द लोन अमाउंट बिफोर 1 ईयर. 1 साल के पहले का कोई लोन अमाउंट है उसके लिए लायबल होगा, 1 साल के बाद के लिए लायबल नहीं होगा. बट क्वेश्चन वो पूछे नहीं उसकी लायबिलिटी क्या है. क्वेश्चन क्या पूछे? कैन एमसीयूपी, आपको कहना नो बिकॉज वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पी इज डिस्चार्ज. अरे समझ आएगी नहीं? जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था उसी ग्राउंड्स पर है. मैं बोलो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे क्वेश्चंस आपको घर में होमवर्क में प्रॉपरली करने हैं डायग्राम के साथ. हर क्वेश्चन में आपको सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना है. मुझे प्रोविजन नहीं चाहिए, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना है और कंक्लूजन लिखना है. क्या लिखना है? कंक्लूजन. जो क्वेश्चन पूछा उसका कंक्लूजन क्या है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. सेम वे क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आप देखो आगे नीचे नेक्स्ट 10 के बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या दिया? करेक्ट इनकरेक्ट. वो करेक्ट इनकरेक्ट के जो कितने क्वेश्चंस है? 11. वो 11 क्वेश्चंस भी आपको करने हैं करेक्ट इनकरेक्ट के होमवर्क के लिए. तो 11 करेक्ट इनकरेक्ट. देन बोलो उसके अलावा 8 केस स्टडीज और उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी का डिफरेंस आपको करना है. सारे होमवर्क के लिए 1 घंटा लगेगा. काफी दिनों बाद मैंने होमवर्क दिया है, करना पड़ेगा. नहीं करेगा तो इंस्टीट्यूट आपको पनिश करेगा. मुझे करेगी की जरूरत नहीं है. कौन करेगा? इंस्टीट्यूट करेगा. समझो कि नहीं? समझो कि नहीं थाने? वेरी गुड. दैट्स ऑल. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.